स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। होप सो सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथमेटिक्स बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और बिना किसी देरी के विदाउट डिले लेते हैं आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अभिषेक ने अजय से 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया तथा 2 वर्ष बाद उसे 5500 रुपये वापस करके अपना उधार चुकता कर दिया। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि ज्ञात करो। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अभिषेक बोरोड सम मनी फ्रॉम अजय फॉर 2 years at 5% annual interest rate and after 2 years returned it to 5500 rupees. Yes, and repaid the loan. Find the amount of interest paid by Abhishek. तो देखते हैं अभिषेक ने कितना लोन चुकता किया, ये तो आप बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब बहुत आसानी से आ जाएंगे। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। उम्मीद है आपका जवाब आसान। देखो याद रखना, अभिषेक ने 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 55 रुपये वापस करो, अपना उधार चुकता कर दिया। अभिषेक द्वारा दी गई ब्याज की राशि आपको पता करनी है। अब देखो सवाल में यहाँ पर 2 चीज़ मिस हैं, या तो हाँ बिल्कुल, तो अगर हम एसआई की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न नहीं है कि कौन से तरह से ब्याज दिया गया था, किस साधारण ब्याज था कि चक्रवर्ती ब्याज था, तो हम इसको साधारण ब्याज से सॉल्व करेंगे। देखो अजय ने 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज पर उधार दिए पैसे तथा 2 वर्षों बाद उसने 5500 रुपये प्राप्त किए। आप सभी जानते हैं एसआई इजिकल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। अब उसकी क्या मिला, उसको आपको तो यही नहीं पता कि उसको 5500 रुपये तो उसको मिश्र धन प्राप्त हुआ है। तो अगर हम इसमें x मान के सवाल करते हैं तो ये सवाल आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x ना मान के करूँ, सीधा मैं ब्याज, अगर मैं सीधा फार्मूले की बात करूँ तो फार्मूला बड़ा आसान होता है। मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको। तो अब SI का फार्मूला होता है ये वाला, लेकिन हमें P नहीं पता है तो हम SI के फार्मूले को थोड़ा सा बदल देते हैं और क्या कर देते हैं, द फार्मूला ऑफ SI विल बी PRT, that is ART. A means actual amount, additional amount upon 100 plus RT. आप इसको ऐसे भी कर लेते हैं। A means जितना पैसा हो गया, मिश्रधन जितना हो गया, आप इसको करेंगे तो देखेंगे A कितना था 5500 रुपये, R कितना था 5%, T था 2 साल, 100 प्लस R कितना था 5, समय था 2। तो आप इसको इस तरह से कर देंगे और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है अब सवाल में। अब ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो 5 दूनी 10, 110। तो 55 गुणा 5 गुणा 2 बटा 110, 11 पंजे 55, 50 पंजे 250 दूनी 500। तो जो ब्याज पर पैसे दिए गए वो 500 रुपये थे। जल्दी से आपका जवाब मिलेगा भी, मुझे क्या मिलेगा इसका आंसर। तो ब्याज पर जो पैसे दिए गए वो 500 रुपये थे और यहाँ पर जवाब की बात आपने की, देखिए जवाब क्या मिलता है आप लोगों का, 500 रुपये आपका आंसर है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गुड इवनिंग। आज छुट्टी कर दें सबके लिए दिवाली छुट्टी कर दो, चलो आधे घंटे पढ़ा के छुट्टी कर देंगे। हाँ कोई भी नहीं है, हाँ मैं समझ रहा हूँ आकांक्षा, आज थोड़ा सा पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और लेते हैं। एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या क्या है। तो देखिए ऐसे सवालों को करते समय आप एक बात याद रखिएगा, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंक परस्पर बदल दो, तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे प्रश्नों को अगर आप ऑप्शन से करेंगे इट वुड बी ग्रेट। देखो कैसे, 2 अंक की संख्या के स्थान बदल दिया आपस में, तो अगर मैं 36 का स्थान बदल देता हूँ तो 63 हो जाता है, तो दोनों को घटाया तो संख्या 27 अधिक हो गई। उसने बोला 27 का मैं दिए तो बात नहीं बनी।
63 में को अंक बदले तो 36 हो गई, तो आपने कहा 27 कम हो गए, ये बात बन सकती 27 कम होने पर, है ना। अब उसने कहा अंक जो है 1:2 में, ये कंफ्यूज करता है कि अनुपात क्या है 1 और 2। तो जब संख्या पढ़ी जाती है वो इकाई और दहाई में पढ़ी जाती है ना। इकाई दहाई में तो पढ़ी जाती है, दहाई में। तो इकाई दहाई, इकाई का अंक 1:2 में, दहाई का अंक 2:2 में है। तो देखो इकाई का अंक 1:2 में, दहाई का अंक 2:2 में, 1:2 ही तो है। तुम ये गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर संख्या तो 1 और 2 के लिखी है। तो जब भी संख्या पढ़ी जाती है वो इकाई और दहाई के रूप में पढ़ी जाती है, इसलिए वो सही लिखा है। कई बार सोचते हैं क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इकाई का अंक 1 है होना चाहिए, दहाई का अंक 2:2 में होना चाहिए। एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। एक और, 12 संख्याओं का औसत 96 है। यदि प्रत्येक संख्या को उसके मूल मान का 1/3 कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 12 संख्याओं का औसत 96 है, यदि प्रत्येक संख्या को उसके मूल मान का 1/3 कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। 32, 93, 61 या इनमें से कोई नहीं। देखो 12 संख्याओं का औसत 96 है। अगर आप हर संख्या को 1/3 करते हैं तो याद रखना, अगर आप हर संख्या को 1/3 करते हैं तो उस संख्या के साथ साथ जो संख्या आप पढ़ रहे हैं उसका औसत भी उतने ही गुना हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उस संख्या का मान अपने आप बदल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हो तो मुझे बता दो, मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, बढ़िया समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। तो यानी अगर संख्या 12 है, हर एक संख्या को 1/3 कर रहे हो तो उसका औसत भी आपको 1/3 करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 3 3 3 दूनी 6, तो 32 उसका औसत हो जाएगा। राइट ऑप्शन है 1। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो उसका जो औसत होगा वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, दैट इज 32। याद रहेगा, गलत नहीं होगा सवाल। हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सिर्फ आकांक्षा उत्तर दे रही है, बाकी सब लोग शांत है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर तक समय तक पहुंच जाती है। यदि वो 35 किलोमीटर घंटे की गति से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी है। अब देखो, एक रेलगाड़ी थी, इसका मतलब क्या है कि वो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। यदि वो 35 किलोमीटर घंटे की चाल से चले तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। यानी अगर देखो, अगर वो 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है और वो 35 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, दूरी समान है, तो 15 मिनट का समय का अंतर आता है। कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? शायद आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि अगर उनकी चाल समझने की कोशिश करना, बेसिक से बता देता हूँ। माना उसकी जो डिस्टेंस है वो x है, तो अब उसने बोला टाइम, अगर मैं टाइम का स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, x किलोमीटर। पहले वाले की बात करते हैं, पहले बार में समय कितना लगा, डिस्टेंस थी x, टाइम था 40। शेख सीमा, आप किसी भी टेट की बात कर लें, सब में सवाल आते हैं। T1 इजिकल टू x अपॉन 40। अगर हम दूसरे समय की बात करें, T2 कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस समान थी, 35 किलोमीटर की स्पीड थी। तो उसने कहा अगर वो T1 से समय में से और T1 समय में इस वाली गति से चलती है तो T1, इससे तो T2, दोनों समय का अंतर 15 मिनट का अंतर था। तो मैं कर दूं अगर आप कहें तो, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगा ना। तो अगर मैं T2 में से T1 को कम कर दूं तो 15 मिनट का अंतर आना चाहिए। अब T2 कितना था, x अपॉन 35 माइनस x अपॉन 40 इज इक्वल टू 15, क्योंकि घंटे में समय है तो 15/60 मैंने कर दिया। एलसीएम इसका कितना आया, आपने कहा 4 चौक 16, और एलसीएम अगर इसका लिया जाए तो कितना होगा, आपने कहा सर इसका एलसीएम आ जाएगा 280। अब देखो 35 से डिवाइड करें तो 35 दूनी 70 चौक 28, 8 आना चाहिए, और 7 चौक 28 बराबर 1/4। इसको उधर भेज दें, x बराबर 1/4 गुणा 280, 4 7 28। तो x का वैल्यू कितना है, 17 किलोमीटर आया। तो जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, दैट इज 70 किलोमीटर। राइट ऑप्शन 3। 40 कैसे निकाल रहे हैं सब लोग भाई, 40 तो गलत आंसर है, 40 कैसे हो जाएगा, राइट आंसर मस्ट बी 70।
राइट आंसर 70 होना चाहिए, आप 40 क्यों निकाल रहे हो भाई? हाँ जी, राइट आंसर तो 70 होना चाहिए, सबने गलत आंसर दिया। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा एग्जाम में भाई? तो राइट आंसर इज 70 किलोमीटर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल लेते हैं, चलिए। अच्छा सवाल का जवाब अच्छा दिया आपने। एक और सवाल इसी बात पर। एक व्यक्ति ने 860 रुपए में 2 मेज खरीदता है। वह एक मेज को 5% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर बेचता है और देखता है दोनों मेजों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों मेजों का क्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। तो अगर मैं आपको इसको बेसिक से कराऊं तो ये बड़ा टिपिकल सवाल है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा दिमाग से करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप दिमाग से करो और मैं आपको बताता हूँ सवाल कैसे करते हैं। तो मैंने माना क्रय मूल्य, तो मैंने माना पहली मेज का क्रय मूल्य x रुपए था। दोनों मेजों को, एक व्यक्ति 2 मेज खरीदता है तो दूसरी वाले का कितना हो जाएगा? 860 माइनस एक्स, यही तो हो जाएगा भाई। पहली वाली x रुपए की आई तो दूसरी वाली 860 माइनस एक्स की आई। पहली वाली पर वो कितना कमाता है? 5% का लाभ। दूसरी वाली पर कमाता है 10% का लाभ। तो उनके कॉस्ट प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली मेज का विक्रय मूल्य यानी फर्स्ट का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेकंड के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है अगर मैं फॉर्मूले से बताऊं? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 100% ऑफ प्रॉफिट 2%, P1 P2 कर देते हैं इसको, अपॉन 100। बस हो गया सवाल। पहली वाली का कॉस्ट प्राइस x था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना लिया था आपने? 5/100। दूसरे वाले को देखिए 860 माइनस का x इंटू 100 प्लस 110। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो अब तो आराम से कर लेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कितना? 105x/100 बराबर क्या हो जाएगा? 860 x माइनस 110/100। इससे ये कट गया। अब तो सवाल आपके सामने आ गया, तो अब तो कर सकते हैं आप आराम से। तो 43 x कर दे, इसको इधर भेज दें तो x बराबर कितना आ जाएगा? 440। ये तो बेसिक से था। अगर आप इसको बेस, अब देखो समझने की कोशिश करो। 2 मेज थी ना, अगर मैं इतना दिमाग ना लगाऊं, अब देखो अगर इन दोनों भाई मेज के प्राइस यहाँ पर थे, इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा? 860 रुपए। पहली वाली पे तो 860 रुपए है, सही बात है। दूसरी वाले पे देखिए 4 4 800, 910 रुपए आया। इसको देखिए 4 और 3 780 रुपए, 4 4 8 920 रुपए। तो अगर दोनों के प्राइस जोड़े तो 860 आना चाहिए। दोनों के प्राइस जोड़े तो कितना आना चाहिए? बस 860 आना चाहिए ना। तो देखो सिर्फ इस वाले में देखा जाए तो इन दोनों का टोटल 860 बनता है, बाकी किसी में नहीं बन रहा। अगर मैं देखो 440 तो मैंने निकाल दी, कैसे बेसिक से निकालते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर देखिए ना भाई, सिर्फ इन दोनों प्राइस को अगर मैं इसको ना करता, सिर्फ मैं 2 मेज के प्राइस दिए हैं, उन दोनों को जोड़ दूं, सेलिंग प्राइस दिए हैं, तो सिर्फ 860 इससे आ रहा था। तो मेरा इतना सारा कैलकुलेशन बच जाता और मेरा आंसर चुटकी में देना पड़ जाता। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिक से आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक और सवाल, चलिए। यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है, तो उसका आयतन 323 सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? अब समझना, ये एक समलंब पिरामिड है। इसकी जो बेस है वो इस तरह से दिया हुआ है, एक 5 का है, एक 12 का और एक 13 का है। इस पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो ये पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा पिरामिड है। सही नहीं बना, दोबारा से बनाता हूं। ये ऐसे पिरामिड है, अब जम जाएगा। ये 5 का, ये 12 का, ये 13 का। तो अगर इस पिरामिड की बात करें तो ये ऐसा पिरामिड है ये। अब आपको बताना है कि इसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है आपको। तो देखते हैं इसकी ऊंचाई क्या मिलेगी। सिंपल सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात आपसे करूं तो सिंपल समझना, तो सबसे पहले देखो सवाल में क्या, बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस क्या है? देखो 5 12 13,
एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का। तो इसका जो बेस है वो समकोण त्रिभुज है। अगर मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस तो आपके सामने 12 है, हाइट पता नहीं कितनी है, यही तो करोगे। अगर मैं इसको 1/2 बेस इंटू हाइट से करूं तो कितना हो जाएगा? क्योंकि भाई इसकी हाइट तो 12 और 5 हो गई ना, क्योंकि 5 इसकी हाइट आ जाएगी ना। अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो 6 दूनी 12, 30। तो इस बेस का जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आयतन क्या होता है? जो वॉल्यूम होता है, मैंने आपको पहले भी आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, 1/3 गुणा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो वॉल्यूम तो आपको दिया 330, 1/3, एरिया ऑफ बेस कितना था? 30, हाइट आपसे पूछी थी तो 10, और h इज इक्वल टू 330/10, 33 आना चाहिए। तो इसकी हाइट 33 सेंटीमीटर है। सी नहीं होगा, इट्स ए, 33 सेंटीमीटर, इट्स 33 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या है? 33। तो आप बहुत सारे सवालों को गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत नहीं करना है, जवाबों को सही करने की कोशिश करें, गलत से काम नहीं चलेगा। ट्राई टू डू करेक्ट आंसर, नॉट रॉन्ग आंसर। ओके, 11 नहीं होगा, 11 कैसे आ जाएगा? आकांक्षा 11 नहीं होगा, करेक्ट करने की कोशिश करें, सवाल गलत कर दिया आपने। इट्स नॉट 11, इट्स 13, 33। एक और सवाल देखते हैं आगे। एक समकोण त्रिभुज है ABC, चलो जी ABC समकोण त्रिभुज ऐसा होता है। उसने बोला एंगल ABC, यानी ये A है, B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। AB बराबर 5 है, BC बराबर 12 है, और जब इसका परिवृत्त बताना है, इसकी जो रेडियस होगा, देखो समझ लेना सवाल को। परिवृत्त का मतलब मैंने आपको पढ़ा था ये वाला एक ऐसा, ये जो बन रहा है परिवृत्त, इसका आपको रेडियस निकालना है, कितना इसका रेडियस होगा। तो समझने की कोशिश करना। जब ये मैंने आपको कई बार बताया, इस सवाल मैंने समझाया भी है, इसको चुटकी में कर लेंगे, आप कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसको कैसे कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। देखो, जब भी किसी वृत्त के अंदर कोई समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, याद रखिएगा, जब भी किसी वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, तो जो उसका कर्ण होता है ना, जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो उसका हमेशा व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। अब देखो 5, 12 के साथ 13 के तो ट्रिपलेट बनता है, 5, 12, 13 के साथ बनता है। अभी बताता हूँ लकी, 5, 12 के साथ ट्रिपलेट 13 का ही तो बनता है, तो 13 इसका व्यास हो गया। अब ये व्यास है, किसी वृत्त का जो व्यास है वो कितना है? वो 13 है। उसकी त्रिज्या क्या होगी? 13/2, 6.5 आंसर था। फॉर्मूला दोबारा देख लो, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, ट्रापेजॉइडल पिरामिड इज व्हाट? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने आपको गोले का आयतन प्रूफ कराया था, मैंने बताया था कि 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है, और आपने इसको समझा भी। चलिए, ये सवाल भी समझ में आया आपको, मुश्किल नहीं था। एक और सवाल, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनके मैसे तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मैसे तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल होगा। The two numbers are in the ratio 3:4. The HCF and LCM of the product is 2028. Sum of the number will be what? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में बताई गई हैं। अब देखो, याद शायद आपको हो, मैंने बताया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है ना। अब मुझे संख्या नहीं पता, बस मुझे पता x का पता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, है ना,
इसको मतलब क्या हुआ 3x का मतलब क्या हो जाएगा, तो a कितना है 3x, b कितना है 4x, एलसीएम कितना है और ऐसे दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2028। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो 2028 अपॉन 12, 12 एकम 12, 8 82, 12 छंग 72 और 10 12 निम्मा 108 169। तो x बराबर 169 का स्क्वायर रूट 13। तो x का वैल्यू 13 है, तो संख्या क्या हो गई 3x कितनी हो गई 3 इंटू 13, 4x कितनी होगी 4 इंटू 13, तो 13 थी 39 और 13 चौके 52, दोनों को जोड़ें तो कितना हो 5 3 8 9 91। तो राइट ऑप्शन कितना होना चाहिए, दैट इज 91। बहुत बढ़िया, अरे खूबसूरत जवाब दे रहे हैं आप, 91 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, मुझे उम्मीद थी कि आप इसी तरह से आंसर देंगे और काफ़ी अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट एंड नाइस। इसी तरह से आपके जवाब आते रहेंगे तो आप आसानी से सारे सवालों को कर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास और उम्मीद है। इसी तरह से अपने सवालों को करते रहिए, बरकरार बढ़ाते रहिए और आपके जो सवाल हैं वो ऐसी तरह से आते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया सवालों के जवाब आप दे रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, एक और सवाल लेता हूँ, फिर दिवाली की छुट्टी आप मांग रहे हैं तो छुट्टी कर देंगे। पहले सवाल, इसके बाद बंद। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 334 लीटर और 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। यानी आपको एक ऐसा मेजरमेंट यूनिट निकालना है जिससे आप इसको मापें तो ये एक्यूरेटली माप दे, तीनों की माप को पूरा पूरा कर दे, यानी ऐसी संख्या जो तीनों को बराबर बराबर काट दे। तो शायद आपको याद आ जाए कि ऐसी संख्या मैंने आपको बताई हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं 403, 434 और 465 से काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका HCF निकाल सकते हैं आप, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें 31 आया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे इससे भी 31 आया, इन दोनों से निकालेंगे तो 62 आया। सबसे छोटा वाला डिफरेंस जो होता है वही HCF होता है या उसके फैक्टर होते हैं, क्योंकि 31 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते, तो इसका मतलब इसका HCF 31 ही होना चाहिए। तो 31 लीटर का वो बर्तन है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूं। देखो 434 465 डिवाइड इसी से एक बार करेंगे तो 434, 31 बच गया यहाँ पर। अब 434 में डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो कितना हुआ 31 2 1 4 4 बार, तो पूरा कट गया। 31 निकाल, अब 31 और 403 का निकाल लो, 31 एकम 31 9 3 31 3 93, पूरा पूरा काट दिया ना, तो 31 इसका HCF हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए 31। बहुत बढ़िया, तो 31 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। ये मैंने आपको बता दिया है अभी। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है। बड़ा ही आसान बचकाना सवाल आपके स्क्रीन पर। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो वह क्या कहलाता है। अधिक कोण, न्यून कोण, पुनरुक्त कोण या सरल कोण। रीयूज्ड एंगल कह सकते हैं इसको, या आप इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, इसको वृत्त कोण बोल सकते हैं। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है। बड़ा ही आसान सवाल है, इसको तो आसानी से आप बता देंगे मुझे उम्मीद है जी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। और यहां पर जवाब देने की पूरी होड़ अभी नहीं। देखो सिंपल है, आप सभी जानते हैं कोई भी कोण अगर थीटा 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट, किसी में कोई भी अगर एंगल डायरेक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको समकोण बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं राइट एंगल। कोई भी थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है तो उस कोण को अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये अधिक कोण
हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज दिवाली का एंजॉय करें, सब लोग आनंद उठाएं और आनंद पूर्वक अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। आपका दिन शुभ हो, आप आसानी से अपनी सफलताओं को प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।